दोस्तों, मिडल ईस्ट में एक बार फिर से तबाही शुरू हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के जो हमले हुए हैं ईरान पर। उसके बाद ईरान ने भी फिर पलटवार किया है। बहुत सारी मिसाइलें अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है उन पर दागी गई हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ पूरा व्यापी हमला शुरू कर दिया है। पूरा व्यापी हमला मतलब कि किसी खतरे को शुरू होने से पहले जो अटैक किया जाता है उस खतरे को रोकने के लिए। तो ऐसा हमला इजराइल के द्वारा पहले शुरू किया गया, यानी कि इजराइल के द्वारा पहल कर दी गई है। यूएस एंड इजराइल लॉन्च अटैक ऑन ईरान विद टेंशंस हाई ओवर न्यूक्लियर टॉक्स। यानी कि जो न्यूक्लियर प्लान को लेकर या फिर न्यूक्लियर जो परमाणु हथियार या फिर परमाणु जो बात थी, यानी कि परमाणु जो भी उनका एक पूरा प्रोसेस चल रहा था ईरान का, उसको लेकर यूएस और इजराइल ने एक साथ जो है अटैक किया है ईरान पर, ताकि ईरान परमाणु हथियार ना बना पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले मुख्य घटनाक्रम क्या रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन की घोषणा की है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि इसराइल और अमेरिका दोनों के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, न्यूक्लियर साइट्स और सैन्य ठिकाने, उनको नष्ट करना है। इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली अयतुल्ला अली खामेनी और बाकी जितने भी नेता हैं उनको भी निशाना बनाया। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा अटैक किया गया है कि वहां के जो नेता हैं उनको एक तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है। तेहरान और बाकी शहरों में काफी धमाके हुए, जिसमें से काफी ज्यादा स्कूलों पर भी हमले किए गए हैं और 50 से ज्यादा मौत की रिपोर्ट सामने आई है कि वहां पर अभी तक 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान का जवाबी हमला क्या है? ईरान ने फिर ट्रू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन के जरिए जो अमेरिका और इसराइल है उनकी तरफ मिसाइलें दागी हैं। इसराइल जो उत्तरी इलाकों में मिसाइलें आयरन डोम ने ज्यादातर रोक दी थी, लेकिन फिर भी ईरान लगातार ही अब उनको मतलब कि एक तरह से पलटवार करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सैन्य बेस वाले देश जहां पर अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे, बहरीन में, कतर, इसके साथ कुवैत, अबू धाबी, जॉर्डन, सऊदी अरब और जितनी भी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज, उन सभी पर जो है ईरान के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं। उनको निशाना बनाया गया ताकि अमेरिका के बेसिस को खत्म किया जा सके। इस पर कुछ जो मतलब महत्वपूर्ण लीडर्स हैं उनके बयान क्या है। कार्टिस ने क्या कहा? द स्टेट ऑफ इजराइल हैज लॉन्च्ड अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान टू रिमूव थ्रेट्स टू द स्टेट ऑफ इसराइल। अर्थ क्या है इसका? इसराइल राज्य ने ईरान के खिलाफ पूरा व्यापी हमला शुरू किया है ताकि इसराइल के लिए खतरों को खत्म किया जा सके। यानी कि इसराइल को पता था, यानी कि वहां के जो नेता हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, उनको पता था कि ईरान अगर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखता है तो कल को जो है इसराइल के अस्तित्व को खतरा आ सकता है। क्योंकि इसराइल ने पहले भी ईरान पर जो है बहुत सारे हमले करने की कोशिश की है। इसमें जून 2025 में भी 12 दिनों का जो युद्ध हुआ था ईरान और इसराइल के बीच, उसी बीच अमेरिका ने भी दखल दिया है। तो अब भी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन बनती नजर आ रही है, लेकिन इस बार ईरान के पास थोड़ी पावर ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने पूरे देश में तत्काल आपातकाल घोषित कर दिया, यानी कि इमरजेंसी उनकी कंट्री में लग चुकी है। इसके अलावा इजरायली सेना का क्या कहना है कि हमला जो है वो ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन हमले की आशंका के आधार पर किया गया है कि ईरान जो है वो लगातार ड्रोन और मिसाइल इसराइल की तरफ दाग रहा था, जो कि तत्काल भविष्य में होने वाला था। ये महीनों की अमेरिका इसराइल के साथ संयुक्त योजना का एक हिस्सा है। यानी कि अमेरिका और इसराइल ने काफी महीनों से इस पर बातचीत की, इस पर पूरी प्लानिंग की, उसके बाद ही ये अटैक किया गया है। ये हमला अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन का नाम दिया इसको, और ईरानी लोगों को कहा कि अपनी सरकार पर कब्जा करो, यानी कि अपनी सरकार को गिरा दो। एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं सत्ता पलटने की कोशिश की जा रही है। हमले का उद्देश्य क्या था? जो बताया जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम को रोकना, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और सैन्य ठिकानों को नष्ट करना था। ईरानी नेतृत्व को निशाना बनाना, यानी कि वहां के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामनेई, वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। उनके राष्ट्रपति और जितने भी कमांडर हैं, जैसे कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जो प्रमुख हैं, चीफ है, उनको टारगेट किया गया था। तेहरान, इस्फहान, नतान जैसी जितनी भी जगह उन पर विस्फोट हुए,
जिसमें लड़कियों के स्कूल पर भी हमले किए गए थे। इसमें अगर हम देखें कारण, सबसे बड़ा कारण तो यही बताया गया कि परमाणु विवाद था, कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा नजर आया। इसमें अगर हम देखें कि जब अटैक किए गए तो अब इसमें जो हॉर्मुज स्टेट है, वहां की एक प्रमुख स्टेट है, पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के पास है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल मार्ग इसी को माना जाता है, जहां से ग्लोबल ऑयल फ्लो होता है। यानी कि अब वहां पर वॉर जैसी सिचुएशन है, इट मीन्स कि वहां का जो स्ट्रेट है वो बंद कर दिया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है ईरान कंट्री और इसके नीचे आप देख सकते हैं ईरान। इसके साथ ही यहाँ पर जो है ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो इसको कहीं ना कहीं युद्ध की सिचुएशन में अगर ईरान के द्वारा बंद कर दिया गया तो इट मीन्स पूरे विश्व का जो ऑयल का जो पूरा जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। अगर हम देखें मिलिट्री बेसिस अमेरिका के कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए तुर्की में, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, यमन, इसके साथ ही यहाँ पर भी कुछ साउथ अफ्रीका में भी बेसिस है, इजिप्ट में। तो इन सभी बेसिस में जो है ईरान के द्वारा अटैक किया गया है। यानी कि ईरान एक ऐसी इकलौती कंट्री है जहां पर अमेरिका अपनी धाक नहीं जमा पा रहा है। यानी कि ईरान उसको आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। इसी वजह से अमेरिका को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है उसके खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन या फिर कोई बड़ा प्लान कर सकता है। इसी चीज को यहाँ पर आप देखते होंगे, इसराइल यहाँ पर इस जगह पर है मैप में। तो इसराइल को भी अपनी होंद का खतरा, अपने अस्तित्व का खतरा नजर आ रहा है कि अगर ईरान ने अपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने, यानी कि परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए, तो सबसे पहला निशाना ईरान का इसराइल और अमेरिका ही रहने वाला है। इसी वजह से इसराइल को सबसे ज्यादा खतरा है अपने अस्तित्व को लेकर, क्योंकि दूसरी तरफ इसराइल जो अपने ग्रेटर इसराइल का एक तरह से बनाना चाहता है, मतलब अपना विस्तार करना चाहता है इसराइल का। तो ऐसे में उसको अपना भविष्य खतरे में नजर आया, तो उन्होंने पहले ही पूरा व्यापी हमले करने शुरू कर दिए ईरान पर। इसके अलावा 6 देशों में से 9 अमेरिकी बेस से ईरान की घेराबंदी की जा चुकी है। यानी कि ईरान को जो है घेरा पा लिया गया है। यानी कि इसके आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी में अमेरिका के बेसिस है, वहां पर अमेरिका ने अपनी आर्मी, अपनी सेना तैनात कर दी गई है। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस का क्या बयान है, हमें ऐसी स्थिति में पहुंचना होगा जहां पर दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ ईरान परमाणु आतंकवाद से धमकी ना दे सके। यानी कि उनका कहना है कि सबसे बड़ा आतंकवाद कहां से फैलता है, ईरान से। सनकी, क्रूर और दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इनका डायरेक्टली ये कहना है कि भाई परमाणु हथियार सिर्फ हम रखेंगे और किसी के पास कोई अधिकार नहीं है और किसी को कोई परमिशन नहीं है कि वो परमाणु हथियार रखेगा। इसका मतलब साफ साफ नजर आता है कि ऐसी कंट्रीज जो है वो सिर्फ अपना प्रभाव ही जमाना चाहती है बाकी देशों पर। इसके अलावा पूरे विश्व में क्या प्रतिक्रिया दी गई, कई देश जिसमें नॉर्वे, भारत, इन्होंने तनाव कम करने और डिप्लोमेसी की अपील की है। तेल की कीमतें अब तेजी से बढ़ती नजर आएंगी। क्षेत्र में फ्लाइट सस्पेंड और युद्ध का खतरा लगातार बढ़ चुका है। अगर हम देखें तो मुस्लिम कंट्रीज में तनाव ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मध्य पूर्व में जो शिया और सुन्नी है, ऐसे जो गुट बनाए गए, यानी कि अमेरिका इसराइल के द्वारा, उनका भी एक तरह से उनका भी उनको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि उनका भी हम एक तरह से विवाद चला हुआ है शिया और सुन्नी के साथ। सीरिया, लेबनान, गाजा में प्रॉक्सी वॉर्स जो है छिड़ चुके हैं। ये मतलब कि काफी ज्यादा, और भी पहले भी होते रहते प्रॉक्सी वॉर, अभी भी छिड़ सकते हैं। गाजा युद्ध, हमास इजराइल संघर्ष जो है बना हुआ है, ऐसा तनाव। ईरान का समर्थन क्या है, हमास हिजबुल्ला को। अब ऐसे सिचुएशन में जो हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठन है वो भी एक्टिव हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पूरे मैप में देखें, मिडल ईस्ट कहाँ पर है, ये पूरा जितने भी ये कलर किया हुआ मैप है ये पूरा मिडल ईस्ट ही कहलाता है। यहाँ पर ईरान है, ईरान को छोड़कर बाकी सब जगह पर जो है अमेरिका ने अपने बेसिस तैयार कर रखे हैं। अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसा नहीं है। और ईरान को घेराबंदी करके अब इसको जो है वहां पर गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने भी जवाब दिया है उनके हमले का, बहुत सारी मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा अमेरिकी बेस वाले देश जो हैं उन पर अटैक किए गए हैं। ईरान ने इसे बिल्कुल ही अनुचित और अवैध बताया, क्योंकि शुरुआत ईरान ने बिल्कुल नहीं की थी, इसराइल के द्वारा की गई है और क्रशिंग रिस्पांस का वादा किया है। इसके अलावा अगर हम देखें ईरान और इसराइल के पास मिलिट्री पावर कितनी है, थल सेना की ताकत देखें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ताकतवर मिलिट्री की लिस्ट में इसराइल 15वें और ईरान 16वें नंबर पर, यानी कि लगभग सेम ही है ईरान और इसराइल।
अगर हम देखें एक्टिव फोर्स कितनी, यहाँ पर ईरान के पास 6 लाख और इसराइल के पास 1 लाख है। रिजर्व फोर्स जो है वो 3 लाख ईरान के पास और 4 लाख जो है इसराइल के पास है। इसके साथ अगर हम देखें आर्टिलरी तो 3000 ईरान के पास और 1100 जो है आर्टिलरी इसराइल के पास। अगर हम कुल मिलाकर पावर देखें तो ईरान के पास इस समय सबसे ज्यादा पावर दिखती है, ताकत। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एयरक्राफ्ट जो है वो ईरान के पास थोड़ी कम है और इसराइल के पास ज्यादा है। तो ऐसे में अगर हम देखें एयरफोर्स जो है ईरान के पास कम है, इसराइल के पास ज्यादा है। इसके अलावा नेवी की ताकत अगर हम देखें तो पनडुब्बियां ईरान के पास ज्यादा, इसके अलावा फ्रिगेट युद्धपोत भी 7 है और इसराइल के पास कोई भी युद्धपोत नहीं है। हालांकि इसको यूएसए का पूरा सपोर्ट मिलेगा, यानी कि यूएसए अपने जो फ्रिगेट हैं वो ईरान को दे सकता है। तो ऐसे में ईरान को अब सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि 2 बड़ी बड़ी कंट्री से लड़ना पड़ सकता है। इसमें अगर हम देखें कि मिडल ईस्ट की तरफ यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि ईरान की तरफ भेजा जा रहा है अमेरिका के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसकी लंबाई कितनी है, करीब 1106 फीट है। चौड़ाई कितनी है, 256 फीट है। स्पीड इसकी 56 किलोमीटर पर आवर है। वजन इसका 1 लाख टन है और क्षमता कितनी है, 90 विमान तक ये ले जा सकता है, यानी कि ये विमानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वहां पर भेजा जा रहा है। इसकी खासियत क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है। क्रूज साइज छोटी होने से 50 साल में करीब $4 बिलियन की बचत हो सकती है। न्यूक्लियर पावर से सालों तक बिना रिफ्यूलिंग भी चल सकता है ये कैरियर। इसके अलावा पूरा अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड आर फोर्ड के नाम पर इसको रखा गया था। तो अब ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा युद्ध के सायरन बजा दिए गए हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा, अमेरिका और ईरान में लगातार तनाव बढ़ सकता है और भी ज्यादा। रूस और चीन का रुख काफी महत्वपूर्ण है कि रूस और चीन का रुख जो है वो, अगर अमेरिका एक साइड है तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ रूस और चीन का रुख रहने वाला है। तेल बाजार बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा। भारत जैसे देशों पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा है। वैश्विक सुरक्षा के समुद्री मार्ग जो है हॉर्मुज स्ट्रेट वो भी खतरे में, आतंकवाद साइबर हमलों का खतरा ऐसे सिचुएशन में बढ़ जाता है। अब इसका भारत पर क्या प्रभाव है, भारत का ईरान और इसराइल दोनों से ही संबंध अच्छे हैं। ऊर्जा सुरक्षा ऑयल इंपोर्ट जो वो प्रभावित हो सकता है। खाड़ी देशों में बसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा चिंता बनी हुई है क्योंकि अगर खाड़ी गल्फ कंट्रीज में युद्ध शुरू होता है तो ऐसे में जो इंडियन सिटीजन्स है यानी कि जो भारतीय नागरिक है उनकी जान को खतरा रहेगा। विदेश नीति में बैलेंस बनाए रखना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है क्योंकि एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है। तो दोस्तों ये लगातार गल्फ कंट्रीज में, अगर हम मुस्लिम कंट्रीज की बात करें तो उनमें ऐसे युद्ध की सिचुएशन बन चुकी है। हमने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वॉर शुरू हो चुके हैं। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन मतलब बन जाना, इट मीन्स कि जो मिडल ईस्ट है वो बहुत बड़ी तबाही से मतलब कि घिरने वाला है, उसकी तबाही बहुत ज्यादा होने वाली है। ऐसे में क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है क्या ये सिर्फ एक कंट्री का दूसरी कंट्री के द्वारा जवाब है या फिर एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो रही है। क्योंकि अगर ऐसे ही हालात बिगड़ते रहे तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। स्थिति लगातार तेजी से बदलती जा रही है और हर एक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।